यूकैरियोटिक्स। आज हम यूकैरियोटिक सेल के ऊपर डिस्कस करेंगे। कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम प्रोकैरियोटिक सेल को ब्रीफ में वापस डिस्कस कर लेते। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसमें रिवील हुआ कि दैट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम is fundamentally different from that of other unicellular and multicellular organisms। ये हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल्स जब पढ़े थे तब हमने ये बात की थी, ठीक है। इसी वजह से दे आर पुट इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, एक था प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने ये पढ़ा था कि वो सेल्स जिनमें की हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है, जिसे हम डीएनए बोलते हैं, इज नॉट एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन, ठीक है। जो डीएनए मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन में एनक्लोज नहीं है और वहां पर नो इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर भी वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा उनमें इंट्रा सेलुलर सेल ऑर्गेनलीज भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से एब्सेंस ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनलीज इंडिकेट क्या करते हैं, इनका प्रिमिटिव नेचर इंडिकेट करते हैं और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का, जिनमें कैरियन मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट इज द टर्म गिवन टू ऑर्गेनिजम्स विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ये कल तक के लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था और डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के सेल पर, जो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में मतलब एक बेसिक जो है वो आपका क्लियर कर देते हैं कि जो टर्म है, टर्म यूकैरियोट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म विथ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें नो इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियस वाज प्रेजेंट। वेयर इज यू मतलब यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में यू का मतलब क्या होता है, ये यूकैरियोट्स है ना। यूकैरियोट्स में यू क्या मतलब क्या है, ट्रू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनमें की ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। द सेल ऑफ अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटिस्ट और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, इनमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो हेरिडिटरी मटेरियल है जिसे हम डीएनए बोल रहे हैं, इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। अभी हम स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब हम ये देखेंगे। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं, जैसा कि प्रोकैरियोट में हमने नहीं देखे थे। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज भी पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रियोल और राइबोसोम। और हर ऑर्गेनली का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हम अभी यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा आपको एक खाका बताया है, एक बेसिक बताया है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर डिफाइंड एज सेल्स कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। सबसे पहली बात कि ये जो भी एनिमल्स सेल्स है, ठीक है, इनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड ऑर्गेनलीज, दूसरी बात ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट है, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमको नहीं देखने को मिला था, विच आर एनवेलप्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। यूकैरियोटिक सेल्स किस किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट और फंजाई। इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक सेल किन किन में पाए जाते हैं, आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्रोटिस्ट्स में पाए जाते हैं और फंजाई में पाए जाते हैं। और जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब अभी हम न्यूक्लियस के बारे में हल्का सा देखेंगे तब हम देखेंगे क्रोमोसोम्स भी देखेंगे। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनलीज है, जैसे कि गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस आर पार्ट्स ऑफ
यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है, और इनमें आपके ऑर्गेनेलीज जैसे कि गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सभी पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें अपन ने देखा था पिलाई भी था, फिम्ब्रे भी था, फ्लैजिला भी था। ठीक है, उसके अलावा जो आउटर लेयर थी कैप्सूल था, और आपके सेल वॉल प्रेजेंट थी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि और एक्स्ट्रा चीजें जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। ये आपको डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट लेयर में। ठीक है, अब न्यू जो भी चीजें जो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ देखने को मिल रहा है, राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है। जेनेटिक मटेरियल किससे प्रोटेक्टेड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये सब हमने कल प्रोकैरियोट्स में मिस किया था। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल आपको एक मोटा मोटा समझ में आ गया कि अच्छा भैया प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है, वो प्रिमिटिव टाइप का सेल है। ठीक है, और जो और इवॉल्व्ड सेल है वो कौन सा है? वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उनमें हमने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी पढ़ी थी कल। ठीक है, तो अब हम एक एक चीज को जो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो एक एक चीज है, जो ये सारी चीजें जो मिलकर एक यूकैरियोटिक सेल को बना रही है, हम उसको एक एक को आज लेते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बच्चों देखो, जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं उनमें मैंने सारे ऑर्गेनेलीज को स्पेसिफिकली डिटेल में लेक्चर बना दिए हैं और लेक्चर मैंने ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमें थोड़ा थोड़ा हर एक ऑर्गेनली और हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो हम आज थोड़ा ब्रीफ में हर एक स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है ये वाली, जिसको हमने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? सेपरेट्स इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, बाहरी एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड्स जो है वो इस टाइप से अरेंज्ड है। ठीक है, इस टाइप से अरेंज्ड है। ठीक है, पोलर हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड फेस द आउटसाइड, ये पोलर। ठीक है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड्स जो फेस आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द सेल, ये वाले। ठीक है, ये जैसे कि आपको यहाँ दिखेंगे ये वाले। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, और these heads interact with aqueous environment outside and within the cell। और मतलब ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा था कि भाई जो हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होते हैं वो आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द सेल ही क्यों फेस करते हैं। ठीक है, और जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलिंग टेल्स है, ठीक है, वो सैंडविच्ड क्यों होती है बिटवीन द हेड्स
है ना, एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, सिंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था। ठीक है, और दिस इज द रीजन दैट द बाइलेयर लुक्स लाइक मोज़ेक, ठीक है, एंड हैज अ सेमी फ्लूइड नेचर। ये देखिए आप यहाँ पर, ये प्रोटीन और यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोटीन चैनल भी दिख रहा है। ठीक है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक बैरियर का काम करती है। ठीक है, ये सेमी परमेएबल इन नेचर है और इट सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अब क्या क्या फंक्शंस है? इट इज सेलेक्टिवली परमेएबल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेएबल, मतलब इट अलाउज ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस, ठीक है, सेलेक्टेड सब्सटेंस टू पास थ्रू। हम भी जब अपने घर में होते हैं तो हम दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रखते कि भाई कोई भी आ जाए। ठीक है, हम भी सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर बाहर जाने देते हैं। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? सेलेक्टिवली परमेएबल है। इट अलाउज ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करेगी सेल को शॉक और इंजुरी से, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है भाई, कोई भी आने से पहले एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इट एक्ट्स लाइक अ बाउंड्री, तो इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम शॉक एंड इंजुरी। अब द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन अलाउज द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मेम्ब्रेन, और इसके अलावा ये सिक्रीशन, सेल ग्रोथ और डिवीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली क्योंकि हमने हर एक सेल ऑर्गेनेली को पहले ही पढ़ लिया है, तो हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये ट्रांसपोर्ट दो टाइप का हो सकता है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट की भी बात की थी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दिस ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसीलिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इट ऑल्सो नीड्स कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है, एंड इज हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस। वेयर इज पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, दिस ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, इसलिए डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, और thus it does not need carrier protein and it's not selective. अब नेक्स्ट, सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, इन प्लांट सेल एंड फंजाई। इनमें प्रेजेंट होती है प्लांट सेल और फंजाई में। आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड स्ट्रक्चर है और नॉन लिविंग है। ठीक है, इट इज एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, दो क्वेश्चन तो यही बन गए कि सेल वॉल जो है एक तो नॉन लिविंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, किन किन में पाई जा रही है? प्लांट सेल्स और फंजाई में, और किस में एब्सेंट है? एनिमल सेल्स में। इट इज मेड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन डिफरेंट यूकैरियोट्स। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में ही किन किन चीजों की मिलकर बनी है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन्स और पेक्टिन की। फंजाई में ये किसकी बनी हुई है? सेलुलोज, गैलेक्टान्स, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो सेल वॉल जो प्लांट्स की है, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है? ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस किस से मिलकर बनी है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन्स और पेक्टिन्स की। और आपको पूछा जाए कि फंजाई की जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज की मिलकर बनी है? ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो फंजाई की जो सेल वॉल बनी है वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट की। सेलुलोज दोनों में कॉमन है। अब द सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 लेयर्स। कौन सी 3 लेयर्स होती है? एक होती है मिडिल लैमेला, एक होती है प्राइमरी वॉल और एक होती है सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेला ये होती है आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर और इज मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट्स। ठीक है, और ये होल्ड करती है एडजॉइनिंग सेल्स टुगेदर। ठीक है, जो एडजॉइनिंग सेल्स होती है उनको होल्ड करके रखती है। फिर होती है प्राइमरी वॉल, इट इज द मिडिल लेयर और किसकी बनी हुई है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की। इट इज प्रेजेंट इन यंग ग्रोइंग सेल एंड इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, किसमें प्रेजेंट है? यंग ग्रोइंग सेल एंड इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। फिर इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? सेकेंडरी वॉल एंड इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्राइमरी वॉल। सेल वॉल का क्या फंक्शन है? प्रोवाइड शेप टू द सेल, हेल्प्स इन सेल सेल इंटरेक्शन, ठीक है, और प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजुरी और अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स एंड पैथोजेंस। ये आप देखिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्म है और बाहरी जो लेयर है वो क्या है? सेल वॉल। सेल नेक्स्ट हम जो कंपोनेंट लेते हैं वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब अभी तक हमने साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पढ़ी, फिर उसके बाद में हमने सेल वॉल पढ़ा जो कि किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट किस पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम डायग्राम देखें तो ये देखिए बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस से कंटिन्यूअस में ये मेम्ब्रेन, आप देखिए ये न्यूक्लियस से कंटिन्यूअस में मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी? रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो गई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER भी बोलते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER भी बोलते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों? एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडो का मतलब अंदर, ठीक है, और रेटिकुलम का मतलब क्या हो गया? जाल या नेटवर्क। तो मतलब आप ये देखिए कि पूरे सेल में इनका नेटवर्क एक तरीके से ये जाल के रूप में फैली हुई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरह की है, एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये येलो कलर के जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उन पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, इसीलिए हम उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो राइबोसोम्स का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो हेल्प करेगी किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, और प्रोटीन मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करेगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इट डिवाइड्स द स्पेस inside of eukaryotic cell into two parts, luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal। देखिए ये यहाँ पर ये एक ये इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैविटी, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? ल्यूमिनल, और जो बाहर बाहर है वो हो गई क्या? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है,
तो it divides the space inside of eukaryotic cell into two parts, luminal inside ER and extranuminal साइटोप्लाज्म, जैसा हमने यहाँ पर देखा था। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने बताया था, स्मूथ ड्यू टू लैक ऑफ राइबोसोम, और इट इज द मेन साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, लिपिड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड इट इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, मेनली लिपिड सिंथेसिस का, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है मेनली, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो फंक्शंस तो हम पहले ही देख चुके हैं, फिर भी तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन फोल्डिंग प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द गोल्जी एपरेटस इन वेसिकल्स। ये हमने जब GERL सिस्टम पढ़ा था, GERL सिस्टम, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स होते हैं वो फोल्ड होते हैं और उनको गोल्जी एपरेटस तक पहुंचाया जाता है। एंड RER हेल्प्स इन फोल्डिंग प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट्स it to the Golgi apparatus in vesicles. नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनली है वो कौन सा है, वो है गोल्जी एपरेटस, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, आप देखिए कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है और इसमें आप ये देखिए कि जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर है वो क्या है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी किस किस से मिलकर बने हैं, आप देखिए ये सिस्टर्नी है, ठीक है, और ये वेसिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और अंदर जो है वो क्या है, ल्यूमन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये सिस फेस है और ये ट्रांस फेस है। तो गोल्जी is made of many flat disc shaped structure called cisternae। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे फ्लैट और डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिनको हमने क्या नाम दिया था, सिस्टर्नी, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, सीड सेल्स ऑफ प्लांट्स। स्ट्रक्चर का हम अगर बात करें तो सिस्टर्नी आर अरेंज्ड इन पैरेलल, देखिए आप ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एंड कंसेंट्रिकली नियर द न्यूक्लियस। तो जो इसका सिस फेस जो होता है, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, इट फेसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिसीव्स सिक्रीटेड मटेरियल इन वेसिकल्स, ठीक है। जो सिस फेस होगा वो किसकी तरफ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, और जो ट्रांस फेस होगा इट फेसेस द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को फेस करता है एंड रिलीजेस द रिसीव्ड मटेरियल इनटू द सेल, ठीक है। अब गोल्जी एपरेटस का क्या फंक्शन होता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर पैकेजिंग मटेरियल विद इन द सेल, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट साइट है जहां पर मटेरियल्स की पैकेजिंग होती है। Proteins are also modified in the Golgi, or it is important site the formation of glycolipids and glycoproteins. Glycolipids क्या होते हैं, lipids with carbohydrates, and glycoproteins क्या होते हैं, glyco का मतलब क्या होता है, ठीक है, proteins with carbohydrates। Glycolipids lipid with carbohydrates और glycoproteins proteins with कार्बोहाइड्रेट्स। ये स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स हमने किस पर देखे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ये येलो कलर के स्ट्रक्चर, ठीक है, इसीलिए हमने इनको क्या बोला था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन, कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब ये अटैच करेंगे। राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस
होता है, सिंस दे आर द मेन साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये राइबोसोम्स जो है वो किन किन से मिलकर बने हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स ये किन किन से मिलकर बने हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने। जब हमने राइबोसोम का लेक्चर पढ़ा था तब हमने ये डिटेल में बात करी थी। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 80S, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S टाइप का है और ये 2 यूनिट से बना है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो जो लार्ज सब यूनिट है वो कौन सी है, 60S। ठीक है, लार्ज सब यूनिट है वो कौन सी, 60S, और स्मॉल सब यूनिट है कौन सी, वो 40S। ठीक है, S। ठीक है, S मतलब स्वेटबर्ग्स कोफिशिएंट। ठीक है, और ये हमने डिस्कस किया था, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, और ये मिलकर क्या बना रही है, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। 80S टाइप के राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 80S टाइप विथ 60S लार्ज सब यूनिट एंड 40S स्मॉल सब यूनिट। ये देखिए आप, ये लार्ज सब यूनिट है ये वाली, और ये स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, और ये मेन साइट ऑफ क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की है, और इसको इसलिए हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिख रही है। तो जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बनी है, जब अमीनो एसिड्स जो होंगे वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और इनको हम पावर हाउसेस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इट हैज 2 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। ठीक है, जैसे कि ये आउटर और ये इनर। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस बाउंड्री अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस बाउंड्री अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया, और द इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल और इट इज डिवाइडेड इनटू फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। ये आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये आपको दिख रहे क्रिस्टे। ठीक है, ये इस टाइप के आपको दिख रहे क्रिस्टे। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या बना रही है, फोल्ड्स बना रही है। ठीक है, फोल्ड्स बना रही है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टा बोल रहे हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल एंड divided into fold called crista. The membrane divide the lumen of mitochondria into inner and outer compartment. ठीक है, ये inner compartment जिसे हम मैट्रिक्स भी बोल रहे हैं, और outer compartment ये वाला आपका। ठीक है, outer compartment। ठीक है, the membrane divide the lumen of mitochondria into inner and outer compartment. The inner compartment is called as matrix and the outer compartment forms the intermembrane space. यहाँ पर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये आप देख रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अंदर मैट्रिक्स भी दिख रही है। ठीक है, मैट्रिक्स दिख रही है, इसके अलावा आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी दिख रहा है। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अभी तक हमने जो देखा। इसके अलावा क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, अभी तो स्ट्रक्चर देख लिया हमने, फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, दे प्रोड्यूस एनर्जी जो कि क्या है, एटीपी, एंड देयरफॉर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल।
पावर हाउस ऑफ द सेल इसको हमें बोला जाता है। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग सेल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस देयर ओन डीएनए, आरएनए एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उनके पास अपना खुद का डीएनए है, आरएनए है और कंपोनेंट्स है जिनसे कि प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। ये देखिए आप यहाँ पर, यहाँ देखिए ये एटीपी, ठीक है, कोरिन्स प्रेजेंट है और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है और राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हम ले रहे हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ठीक है। ये जब हमने GERL सिस्टम पढ़ा था, GERL, जी मतलब गोल्जी बॉडी, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये आपस में जो है ये सारे को रिलेटेड है, ठीक है। आपस में इनका वर्क जो है वो जुड़ा हुआ है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम्स जो होते हैं दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर्म्ड इन गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस से फॉर्म होते हैं। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर्म्ड इन गोल्जी एपरेटस। और इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सिंस दे आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेसेस, ठीक है। और दीज एंजाइम्स आर ऑप्टिमली एक्टिवेट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच मतलब कि लेस देन 7 होता है। इनका मेन फंक्शन क्या होगा? मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज टू डाइजेस्ट लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड्स। ये अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर, ये लाइसोसोम्स, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है? आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम बहुत बड़े स्ट्रक्चर पर जिसका नाम है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसी की वजह से मेन जो है उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस इज द मेन ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? ये मेन ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें क्या है? सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विथ ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ब्रेन ऑफ द सेल किसे हम बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल हम बोलते हैं किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट ह्यूमन आरबीसीज एंड सीड सेल्स ऑफ द प्लांट्स। ये आप देखिए स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। ये क्या स्ट्रक्चर है बताइए आप? ये क्या है? अभी पढ़ा हमने, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कंटिन्यूअस है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप देखिए कि स्ट्रक्चर पर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो ये आप देखिए न्यूक्लियस किन किन चीजों से मिलकर बना है? आउटर मोस्ट लेयर न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इन मेम्ब्रेन के बीच में आपको पोर्स नजर आ रहे हैं जिनको हमने नाम दिया न्यूक्लियर पोर्स। अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म, जिनमें क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन मटेरियल भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस का जब हम एक एक पार्ट देखें, न्यूक्लियर एनवलप बाहरी लेयर जो है डबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस, देखा हमने, सराउंड्स द न्यूक्लियस को सराउंड कर रही है ये, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने बात की है।
और इनर मेम्ब्रेन है स्मॉल पोर्स जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, जिनसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज अ फ्लूइड मटेरियल इन द न्यूक्लियस दैट कंटेन द, ये भी हमने बात की कि न्यूक्लियोप्लाज्म है ये फ्लूइड मटेरियल, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है और क्रोमेटिन भी प्रेजेंट है। कंटेन द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस ये वाला स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलाई आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, न्यूक्लियोलाई आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एंड आर, ये सिंगुलर प्लूरल में आ जाते हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई, ठीक है, आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एंड आर, न्यूक्लियोलस एक सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये एक पार्ट है न्यूक्लियस का, ठीक है, और दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड and are active sites for ribosomal RNA synthesis, ठीक है। जब हमने राइबोसोम्स अभी भी वापस पढ़ा था, तब हमने ये देखा था कि राइबोसोम किन किन चीजों से मिलकर बना है। राइबोसोम्स आपके किन किन चीजों से मिलकर बना है? एक राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ बन रहा है? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ बन रहा है? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ बन रहा है? आपके न्यूक्लियोलस में, ठीक है, एंड आर एक्टिव साइट्स फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, आरआरएनए जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रोमेटिन, ये आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्रोमेटिन, ये किनसे मिलकर बने? डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बने, और वो प्रोटीन क्या नाम है उसका? हिस्टोन्स। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड है। वो क्रोमोसोम्स है सर्टेन कॉन्स्ट्रिक्शंस, इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर्स, इस टाइप से होते हैं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और ये इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल दीजिए आप, तो ये होते हैं क्या? सेंट्रोमियर। अब बेस्ड ऑन द पोजिशन सेंट्रोमियर दैट कैन बी डिवाइडेड, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम जिनमें कि सेंट्रोमियर सेंटर में होता है और हैविंग इक्वल क्रोमोसोम आर्म्स, इस टाइप से, ठीक है, इक्वल क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमियर सेंटर में एंड हैविंग इक्वल क्रोमोसोम आर्म्स। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर स्लाइटली ऑफ द सेंटर, ठीक है, सेंट्रोमियर इज स्लाइटली ऑफ द सेंटर, ठीक है, क्रिएटिंग of the center, creating one short and one long arm, one short and one long arm. Acrocentric, centromere is extremely off the center, ठीक है, with one very long and one very short chromosome arm, one very long and one very short chromosomal arm. For telocentric, centromere is placed at one end of the chromosome, centromere is placed at the one end of the chromosome. Humans do not possess telocentric chromosome, very important, very important, ठीक है। तो ह्यूमंस में अगर सेंट्रोमियर के आधार पर, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं, तो ह्यूमंस में किस टाइप के क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? वो है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ह्यूमंस डू नॉट पोजेस टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मतलब वो क्रोमोसोम जिनमें कि सेंट्रोमियर इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियस, इट स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। हमने देखा यहाँ पर क्रोमेटिन किस किस का मिलकर बनना है? डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना है। तो इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इसके अलावा इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेलुलर फंक्शन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं साइटोस्केलेटन को, साइटोस्केलेटन। अब ये क्या है? इट इज द फिलामेंटस नेटवर्क प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंट धागे नुमा
नेटवर्क जो होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है सेल के, और ये इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड हेल्प्स इन द मोटिलिटी। मतलब आप ये देखिए कि अगर सेल के अंदर साइटोस्केलेटन, मतलब आप ये बोलिए कि सेल का जो स्केलेटन है, ठीक है, अगर हम ये सोचे कि हमारी बॉडी में अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हम कैसे दिखेंगे, वैसे ही अगर सेल के शेप को मेंटेन रखना है तो उसमें भी एक स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हमने क्या नाम दिया, साइटोस्केलेटन, और ये शेप को क्या है, मेंटेन करेगा। और अगर आप सोचिए कि साइटोस्केलेटन ही सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट है तो आप देखिए कि सेल का क्या होगा, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल एंड हेल्प्स इन द मोटिलिटी। अब यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा डायग्राम है, यहाँ आप देखिए ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं लाइट ब्लू कलर में, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं आपको सेल्स में, ठीक है। और आपके ये देखिए कि आपको एक्टिन फिलामेंट दिख रही है रेड कलर में, एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको जो ये डार्क ब्लैक बोल दीजिए, यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दिख रहे हैं। तो साइटोस्केलेटन कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स देखिए आप पेरिफेरी पर दिख रहे हैं आपको एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है, और आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल बना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीलिया और फ्लैजिला पर। सीलिया और फ्लैजिला जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल, ये भी हमने लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल। सीलिया जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है शॉर्ट है, ये सीलिया का डायग्राम है, ये फ्लैजिला का डायग्राम है। सीलिया आपको यहाँ पर शॉर्ट दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और देयर आर मैनी सीलिया पर सेल, ठीक है। जब हम अभी चलो अभी हम यही पढ़ लेते हैं, अभी जब हम डिफरेंस देखेंगे तो देखेंगे, तो सीलिया शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर और दे आर मैनी पर्सन कवरिंग द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, पूरी सेल पर पाए जाते हैं और ये रोइंग मूवमेंट शो करते हैं। फ्लैजिला ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और फ्यू होते हैं पर सेल, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट वन एंड ऑफ द सेल, और ये शो करते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट। अगर डिफरेंस देखें तो सीलिया शॉर्ट होते हैं, फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं, ठीक है। सीलिया जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं पर सेल, और फ्लैजिला फ्यू होते हैं, ठीक है। सीलिया पूरी सेल को कवर कर लेते हैं, लेकिन फ्लैजिला जो होते हैं आर प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द सेल। यहाँ पर आप देखिए ये सीलिया कितने सारे लेकिन शॉर्ट है, छोटे हैं, फ्लैजिला फ्यू हैं, ठीक है, फ्यू है लेकिन लॉन्ग है, लंबे हैं और एक साइड पर प्रेजेंट हैं फ्लैजिला, और ये दोनों जो है मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है और फाउंड इन प्लांट सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल्स में ये पाई जाती है, ठीक है, और इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, कौन सी है वो है प्लास्टिड, और इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये थ्री टाइप से हो सकते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, एंड आर इम्पॉर्टेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वे लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन कंपार्टमेंट्स कॉल्ड स्ट्रोमा एंड ग्रेना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा और ग्रेना, ये देखिए आप, ठीक है, ये आप थाइलेकॉइड्स देखिए, ठीक है, स्टोमा, एक्वस फ्लूइड, ठीक है,
ग्रेना कंटेन स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलेकोइड्स, अभी हमने देखा थाइलेकोइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये पूरा ग्रेना और ये स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स दैट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, दैट कंटेन द क्लोरोफिल, ठीक है। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम नीडेड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट these give plants yellow color, ठीक है, these give plants yellow, red और ऑरेंज कलर, ठीक है। तो प्लांट्स में येलो, रेड और ऑरेंज कलर किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट, बिकॉज दे कंटेन पिगमेंट लाइक कैरोटीन। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स, कलरलेस प्लास्टिड्स दैट स्टोर आइदर कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम माइलोप्लास्ट बोलते हैं, ऑयल एंड फैट्स जैसे इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीन्स एल्यूरोप्लास्ट्स। ये आपको स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ह्यूमन, ठीक है, इनसाइड थाइलेकोइड लैमेला, थाइलेकोइड दिख रहा है, ग्रेनम दिख रहा है विद स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स। ये डबल मेम्ब्रेन हमने बोला था, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और ये इनर मेम्ब्रेन। अगर हम समरी देखें, थोड़ा सा एक हम रिकैप ले लेते हैं। सेल्फ सरफेस हमने देखा, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन का कि कंट्रोल पैसेज ऑफ एंट्री ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल एंड साइट ऑफ सेल कम्युनिकेशन वाया रिसेप्टर्स, ये सेल कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर न्यूक्लियस हमने देखा जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, और न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एमआरएनए, हमने देखा था न्यूक्लियर पोर्स भी देखे थे, तो न्यूक्लियर पोर्स जो अलाउ एमआरएनए एंड राइबोसोम्स टू पास थ्रू। फिर नेक्स्ट हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, ठीक है, और इसको हमने पावर हाउस ऑफ द सेल बोला, तो इट कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी। फिर हमने लाइसोसोम्स भी देखे, तो कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है इनको, तो कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस की भाई कोई बैक्टीरिया आ गया उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, मैक्रोफेजेस जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे। ओल्ड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स जिन्हें हम बोलते हैं कि वो जो होंगे वो ओल्ड ऑर्गेनेलीज को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, सेल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स। राइबोसोम्स हमने देखा था कि दो सब यूनिट के मिलकर बनता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम्स होते हैं, तो जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60S टाइप की होती है, और स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो कितनी यूनिट की होती है, वो स्मॉल सब यूनिट होती है आपकी, स्मॉल सब यूनिट होती है आपकी 40S टाइप की, तो इट इज साइट ऑफ प्रोटीन, तो राइबोसोम्स इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उसके बाद में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा कि ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने अभी आप भी डायग्राम में भी देखा था कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर की राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और इट सिंथेसाइज, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उसके बाद में आते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, तो ये मॉडिफाई करती है प्रोटीन्स को, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन बन रहा है उसको क्या करेंगे, ये मॉडिफाई करेंगे, सॉर्ट, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अराउंड द सेल। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और किस में प्रेजेंट है, ये प्लांट्स और एल्गा में। इसके अलावा सेल वैक्यूल है,
तो इट मेंटेन सेल स्ट्रक्चर, ये देखिए आप, सेल वैक्यूल एंड एक्ट एज अ टेम्परेरी एनर्जी स्टोर, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा सेल वॉल, ठीक है, तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये प्लांट और एल्गा और फंजाई में प्रेजेंट। तो आप ये देखिए कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये तो सब में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन स्पेशली जो प्लांट्स में प्रेजेंट है वो क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट, सेल वैक्यूल्स और सेल वॉल। अभी अगर आप ये देखें कि हम कुछ डाटा देखें तो कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की जो शेप्स होती है, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल शो ग्रेट वेरिएशंस इन शेप्स, साइज और वॉल्यूम्स, ठीक है, एंड टाइप ऑफ सेल्स। अगर हम शेप सेल्स की बात करें, ठीक है, तो सेल कुड बी ऑफ वेरियस शेप्स। अगर हम यहाँ पर देखते हैं शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, ठीक है, तो ये वेरियस टाइप की हो सकती है, इट इज ऑफ वेरियस शेप, वेरियस शेप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ये अमीबा हो सकता है या फिर डब्ल्यूबीसी हो सकता है, ठीक है। अमीबा और डब्ल्यूबीसी जो कि इरेगुलर होते हैं और इनके कोई शेप होता नहीं है। मसल सेल्स हो सकते हैं, मसल सेल्स जो क्या है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है और लॉन्ग है। इसके अलावा नर्व सेल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है, ठीक है। अगर हम साइज की बात करें, साइज ऑफ द सेल, ठीक है, अ सेल साइज कैन बी वेरी फ्रॉम बीइंग वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक से लार्ज भी हो सकती है। तो एक जो आपकी यूनिसेल्युलर आपके जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल है, वो 1 माइक्रोमीटर से 1 mm तक हो सकती है, ठीक है। एक सेल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की 5 से 100 माइक्रो एम हो सकती है, ठीक है, 5 से 100 माइक्रो एम, ठीक है। ये आपके यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और अ सेल ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन इरेथ्रोसाइट जो होते हैं वो 1 से 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हो सकते हैं। ह्यूमन इरेथ्रोसाइट, ह्यूमन इरेथ्रोसाइट। इसके अलावा आपकी जो स्ट्रेटेड मसल सेल्स होती है, स्ट्रेटेड मसल सेल्स जो होती है वो 1 से लेकर 40 mm लॉन्ग हो सकती है और 30 से 80 माइक्रोन इन डायमीटर हो सकती है, ठीक है। अ स्ट्रेटेड मसल सेल, अ स्ट्रेटेड मसल सेल, ठीक है। तो आप देखिए कि कितना वेरिएशन, ये सेल साइज कैन बी वेरी फ्रॉम बीइंग वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज। अब टाइप्स ऑफ सेल देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक टाइप्स, एक प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिवाइड हो सकती है। तो जो एनिमल सेल्स होती है, एनिमल सेल्स इज एनक्लोज्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल्स जो होती है वो एनक्लोज्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। जब प्लांट सेल को बोले तो यहाँ पर सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ सेल वॉल, सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स जो होंगे वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो प्लांट सेल्स होंगी उनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होंगे,
ठीक है। एनिमल सेल्स होंगे उनमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे और प्लांट सेल्स जो होंगे उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एनिमल सेल्स जो होंगे उनमें वैक्यूल्स आर आइदर स्मॉल, ठीक है, और एब्सेंट ऑल टुगेदर। वैक्यूल स्मॉल होंगे या बिल्कुल एब्सेंट होंगे। और जो प्लांट सेल्स होंगे उनमें मैच्योर सेल एज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जैसा कि अपन ने यहाँ पर देखा, मैच्योर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो एनिमल सेल्स जिनमें की सेल वॉल एब्सेंट है और सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल वो जिनमें की सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। सेंट्रियोल का काम क्या है? सेंट्रियोल का आप देखिए कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, जिनमें कि क्रोमोसोम के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। तो प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल्स जिनमें कि वैक्यूल्स आर आइदर स्मॉल और एब्सेंट ऑल टुगेदर, ठीक है। और प्लांट सेल्स में मैच्योर सेल इज लार्ज सेंट्रियल वैक्यूल। तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो सेल, ठीक है, सेल किन चीज़ों से मिलकर बना है? एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक हो गया प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है? एक हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और एक हो गया न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो वो ऑर्गेनेलीज जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं और वो ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में आपके आएंगे कौन कौन से? हम यहाँ लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है वो कौन सी है? नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज जो है वो है सेंट्रियोल और राइबोसोम। ये राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो सेल है, ठीक है, सेल जो है वो किन चीजों से मिलकर बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जो अंदर का जो भी मटेरियल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो क्या है? वो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वापिस दो में डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर तो क्या है? वो न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन सी भी? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सारे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। और जो आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हो गई, जैसे कि आपकी सेंट्रियोल और राइबोसोम्स, ठीक है। तो आपके जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑर्गेनिज्म विथ ट्रू, अगर हम थोड़ा सा वापस रिवाइज करें, विथ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। द सेल्स ऑफ अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटिस्ट और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, जिनमें कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में
डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म कंटेन्स ए नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हमने पढ़ा कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, और देयर आर नंबर ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज जैसे कि सेंट्रियोल, राइबोसोम, ई और हर ऑर्गेनेली जो है वो उनका स्पेसिफिक फंक्शन है कि कोई एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, किसी में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, कोई पिगमेंटेड है, कोई आपके पैकेजिंग का काम कर रहा है, कोई मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का काम कर रहा है, कोई डाइजेशन का काम कर रहा है, ठीक है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके जो यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, आप ये देखिए हमने बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल, इनमें आपने ये देखिए सारे, आप वापस ये डायग्राम आपको रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि आप देख सके कि हर ऑर्गेनेली की पोजीशन क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम्स आपको दिख नहीं रहे होंगे, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म। आप यहाँ पे देखिए ये पिंक में माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, ये ग्रीन में आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, येलो में आपको गोल्जी बॉडी जो है वो दिख रहा है, ठीक है। और हर एक का ये आप देख सकते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी। अगर हम हर एक को देख रहे हैं कि सेल में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिनमें कि न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सभी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सभी जो है वो प्रेजेंट है, सीलिया, फ्लैजिला, प्लास्टिड्स, थैंक यू।